गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये क्लोज टेस्ट 9 है आपका। ये 9th क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हमने 8 क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर चुका है, जो कि आपके प्लेलिस्ट में है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो ये जो क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं, ये पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। केवल आंसर को डिस्कस नहीं करते हैं, आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 4 ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका आंसर होता है, तो उस आंसर को तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, साथ में बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो आंसर क्यों नहीं हुआ, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। तो पूरे डिटेल वे में हम लोग क्लोज टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्लोज टेस्ट है। देखिए ये वाला आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना। ये देखिए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, तो एक बार क्लोज टेस्ट को थॉरोली पढ़ लेना चाहिए, जल्दी से एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है कि पढ़ने से आपको कुछ आइडिया मिल जाता है कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना, और आपको एक चीज और पता चल जाता है कि इस क्लोज टेस्ट का टेंस कौन सा है, यानी कि ये क्लोज टेस्ट किस टेंस में लिखी गई है, प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है, पास्ट टेंस में लिखी गई है, किस टेंस में लिखी गई है। अगर यह क्लोज टेस्ट प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होता है, ज्यादातर ऑप्शन आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगा। अगर यह क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखी गई है तो ज्यादातर ऑप्शन आपका पास्ट टेंस में मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद पढ़ने से क्या होता है कि आपको टोन पता चल जाता है कि ये क्लोज टेस्ट पॉजिटिव टोन का है या निगेटिव टोन का है, यानी कि इस क्लोज टेस्ट पे पॉजिटिव बातें कही गई है या निगेटिव बातें कही गई है। अगर इसका टोन पॉजिटिव है तो जो मैक्सिमम ऑप्शन होता है वो ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव टोन का ही होगा, और अगर टोन इसका निगेटिव है तो जो ऑप्शन होता है वो भी आपका निगेटिव ही होता है। ठीक है ना, तो पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। तो ये क्लोज टेस्ट आपके पीछे है, इसको एक बार आप देख लीजिए, 5 सेकंड के लिए आप इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब आप खुद से उसको मैच कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। तो पहले एक बार आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए आप इसे आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसे देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एक टर्म को, ठीक है ना, एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रेड ओकरा। ओकरा का मतलब समझते हैं। ये जो ओकरा लिखा हुआ है, ये जो ओकरा होता है इसका मतलब होता है भिंडी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं। आप देखिएगा हमारे आसपास के इलाके में यहाँ पर ग्रीन कलर का भिंडी मिलता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कर्नाटका में रेड कलर का भिंडी मिलता है, वहाँ रेड कलर का भी भिंडी आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि रेड ओकरा फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक में ये जो लाल रंग की भिंडी पाई जाती है उसके बारे में कहा जा रहा है। ब्लैक राइस, हम लोग देखिए चावल जो खाते हैं वो व्हाइट कलर का चावल होता है, लेकिन गुजरात में ब्लैक राइस भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ब्लैक राइस फ्रॉम गुजरात, गुजरात में जो ब्लैक राइस पाई जाती है उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद रेड कॉर्न, कॉर्न कहते हैं भुट्टा को, जिसको कि मक्का हम लोग कहते हैं। मक्का देखिएगा या तो हमारे आसपास के इलाके में देखिएगा या तो येलो होता है या नहीं तो व्हाइट होता है। ठीक है ना, लेकिन देखिए तमिलनाडु में जो ये जो मेज पाया जाता है ये आपका क्या होता है, रेड होता है। तो वही कहा जा रहा है रेड कॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है ये जो लाल रंग की भिंडी है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है उसके बारे में, ब्लैक राइस के बारे में बात हो रही है जो गुजरात में पाई जाती है, और रेड मक्के की बात हो रही है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। इन सब के बारे में क्या बात हो रही है, वॉट यू वुड डैश एज एक्सोटिक वेराइटी। एक्सोटिक किसको कहते हैं, देखिए एक्सोटिक का अर्थ होता है विदेशी,
ये सब चीज़ जब हम लोग देखते हैं, लाल रंग का भिंडी देखते हैं, ब्लैक रंग का चावल देखते हैं, रेड कलर का फिर मक्का देखते हैं, तो हमको लगता है ये सब तो विदेशी चीज़ होगा। इसको हम लोग क्या समझते हैं? विदेशी समझते हैं, ठीक है ना, विदेशी वेराइटी, फूड का विदेशी वेराइटी समझते हैं। तो एग्जॉटिक का अर्थ होता है विदेशी, एग्जॉटिक वर्ड, आपने नाम सुना होगा एग्जॉटिक बर्ड, विदेशी पक्षी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? विदेशी समझते हैं, ठीक है ना। टुडे, जिसको कि आज हम लोग क्या समझते हैं? विदेशी समझते हैं। आर डैश इंडिजिनस क्रॉप, कह रहा है कि इंडिजिनस, इंडिजिनस का अर्थ होता है देसी, जो देश का होता है उसको हम लोग इंडिजिनस कहते हैं। जिसे इन कह रहा है कि ये सारे क्रॉप्स जिसको कि आज हम लोग विदेशी समझते हैं, ये वास्तव में क्या है? देसी हैं, ये विदेशी नहीं है, देसी हैं। दैट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो कि किसी खास रीजन में पाए जाते हैं। खास रीजन में, जैसे कि ये देखिए रेड कलर का भिंडी कर्नाटका, खास रीजन में, सब जगह नहीं मिलता है, खास रीजन में पाया जाता है। ब्लैक राइस कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में, खास रीजन में, सब जगह नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये सारी चीजें, जिसका कि अभी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये सारी चीजें जिसे कि हम लोग विदेशी समझते हैं, ये मोस्टली क्या है? हमारे देसी हैं, देश के हैं, ठीक है ना, हमारे ही देश के हैं, जो कि किसी खास रीजन में पाए जाते हैं, ये कहा जा रहा है। अब आइए अपने ऑप्शन पर देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ और इसके पहले देखिए यहाँ वुड लिखा हुआ है, यहाँ पर वुड लिखा हुआ है। आपको पता है कि वुड जो होता है वो मॉडल वर्ब होता है, ठीक है ना, मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब का सब आपका क्या है? मॉडल वर्ब है। और जितना भी मॉडल वर्ब होता है, सारे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना आता ही नहीं है, और ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी मॉडल वर्ब होता है, कोई भी मॉडल वर्ब लिखा हुआ रहे, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, सारे मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है, V1 लिखा जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में V1 लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कि V1 लिखा हुआ है, और वो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। V4 लिखा हुआ है, V5 लिखा हुआ है, और यहाँ V2 या V3 लिखा हुआ है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, हमारा एक ही ऑप्शन होगा, डिस्क्राइब, ठीक है ना। वॉट यू वुड डिस्क्राइब, जिसे आप कहते हैं, डिस्क्राइब मतलब कहना या वर्णन करना, जिसे आप कहते हैं एज एग्जॉटिक, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? एग्जॉटिक। अब एक बात और समझिएगा, डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ एज का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ एज का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जिसे हम लोग एग्जॉटिक वेराइटी ऑफ फूड कहते हैं, आजकल जिसे हम एग्जॉटिक वेराइटी ऑफ फूड कहते हैं। आर ये आया है इन सारे वेराइटी के लिए आ रहा है। आर डैश इंडिजिनस क्रॉप, कह रहा है कि ये सभी इंडिजिनस क्रॉप हैं। अब आर के बाद हमको यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए आर के बाद अगर यहाँ ब्लैंक नहीं भी लिखा होता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आर लिखा हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है। आर के बाद यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है। ये नाउन लिखा हुआ, अब नाउन लिखा हुआ है तो उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमको एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है। इस नाउन को, ये जो नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला नाउन जो लिखा हुआ है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके पहले एक एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ पर हमको एक एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि इस ब्लैंक में हमको एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। अब देखिए ly लगा हुआ है, और आपको पता है कि ly वाले वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात और समझिएगा, अगर कहीं भी ly लिखा होता है तो ly वाले वर्ड जो होते हैं 99% आपका एडवर्ब होता है। 99% जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। केवल 1% जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। 1% जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो हमको ये पता लगा लेना है कि ये जो ly वाले वर्ड हैं इसमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक ही वर्ड, सरप्राइजिंगली ये भी आपका एडवर्ब होता है, इनक्रेडिबली ये भी आपका एडवर्ब होता है, ये सब का सब आपका एडवर्ब होता है। सिर्फ आपका एक ही वर्ड जो है, ये वाला जो मोस्टली लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है।
इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। अगर आप एडजेक्टिव इसको मान रहे हैं तो इस दोनों के लिए आ गया, इंडिजिनस क्रॉप के लिए आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रॉप नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ एडवर्ब आएगा, आप यहाँ दोनों चीज सोच सकते हैं। आप यहाँ पर एडजेक्टिव भी सोच सकते हैं और आप यहाँ पर चाहे तो एडवर्ब भी सोच सकते हैं। तो ये दोनों चीज का काम करता है। आप एडजेक्टिव सोचिएगा फिर भी यही होगा, एडवर्ब सोचिएगा फिर भी यही होगा। ये मोस्टली क्या है, इंडिजिनस है। अधिकांशतः ये सब क्या है, इंडिजिनस क्रॉप है। तो ये कहा जा रहा है कि ये सारे प्लांट्स जो हैं, ये सारे फूड जो है जिन्हें कि हम आजकल क्या समझ रहे हैं, विदेशी समझ रहे हैं, विदेश का समझ रहे हैं, ये मोस्टली क्या है, इंडिजिनस है, देश के हमारे देश के ही प्लांट्स है। ठीक है ना, फूड प्लांट्स है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये देखिए ये डिस्क्राइब लिखा हुआ है, डिस्क्राइब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर देखिए बिलोंग लिखा हुआ, इन दोनों से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो सबसे पहले डिस्क्राइब के बारे में यह पूछा जाता है कि कहीं भी डिस्क्राइब लिखा हुआ रहेगा तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर डिस्क्राइब लिखा हुआ है तो डिस्क्राइब के साथ एज का यूज किया जाता है, डिस्क्राइब के साथ एज का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, डिस्क्राइब के साथ एज का यूज किया जाता है। तो एक तो ये पूछेगा कि डिस्क्राइब के साथ बिना एज लगाकर क्वेश्चन दे देता है, एक ये पूछा जाता है। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, ये एक्सोटिक, इंडिजिनस, ये सब जो लिखा हुआ सबका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सोटिक का मतलब होता है ऑफ फॉरेन ओरिजिन और कैरेक्टर नॉट नेटिव, कह रहा है कि बाहर से लाया हुआ या लाया गया विदेशी। इंडिजिनस का अर्थ होता है बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन, किसी खास क्षेत्र में। इनक्रेडिबल का अविश्वसनीय, स्पेसिफिक रीजन का होता है खास क्षेत्र में। अब देखिए, ये जो अभी आपको हमने डिस्क्राइब कहा, डिस्क्राइब से दो तरह का सवाल बनता है। एक सवाल तो ये बनेगा कि डिस्क्राइब के साथ बिना एज लगाकर क्वेश्चन देता है, एक सवाल ये बनता है। और दूसरा सवाल जो बनता है वो ये वाला बनता है, ये वाला, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और देखकर बतलाइए कि कहां पर गलती है। द टीचर कॉल्ड जॉन एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, कह रहा है कि टीचर ने जॉन को बुलाया और उसको कहा कि आप डिस्क्राइब कीजिए, ये जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्क्राइब वर्ब होता है, ये जो डिस्क्राइब वर्ब है, ये आपका हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। और एग्जाम में क्या करेगा, आपको डिस्क्राइब के साथ हमेशा अबाउट लगाकर क्वेश्चन देता है, ऑलवेज। 99% केस में अगर डिस्क्राइब लिखा हुआ रहेगा तब उसके साथ अबाउट लगाकर क्वेश्चन देता है। तो याद रखिएगा, डिस्क्राइब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है और डिस्क्राइब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो ये देखिए, डिस्क्राइब के साथ यहाँ जो अबाउट लिखा हुआ है, इस अबाउट को यहाँ से हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही। तो एक तो ये पूछा जाता है डिस्क्राइब। उसके बाद बिलोंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिलोंग से क्या पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम का है, इसको देखिए। कह रहा है कि दीज इंप्लॉयज हैव बीन बिलोंगिंग टू दिस कंपनी फॉर 5 years। कह रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं वो इस कंपनी में 5 साल से हैं, यानी कि यहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ से संबंधित है, 5 साल से ये क्या है, संबंधित है। अब समझिए, आप टेंस में पढ़ते होंगे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो स्टेट को बताते हैं, हमारे इमोशन को बतलाते हैं, यानी उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। उसी में से ये वर्ब भी है। बिलोंग जो है, बिलोंग भी आपका उसी कैटेगरी का वर्ब है। और ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो बिलोंगिंग लिखा हुआ है, ये बिलोंगिंग आपका क्या हो गया, गलत हो गया, आईएनजी गलत हो गया। इसका मतलब ये ऐसा वर्ब होता है जिसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। कंटिन्यूअस का मतलब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा तो इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो दीज एम्प्लॉयज हैव बीन बिलोंगिंग जो लिखा हुआ है, इस हैव बीन बिलोंगिंग को यहां से हटाएंगे, इस पूरे को यहां से हटाएंगे और इसको हमको लिखना पड़ेगा हैव बिलोंग्ड, हैव बिलोंग्ड। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया।
हैव बीन बिलोंगिंग के स्थान पर हैव बिलोंग। तो अगर किसी वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है तब उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, उसको परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो डिस्क्राइब और बिलोंग से यही दो तरह का सवाल बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हम लोग पूरा सब चीज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो क्लोज टेस्ट का मतलब ये नहीं कि केवल आंसर को डिस्कस कर लिए, नहीं, उससे रिलेटेड और भी जितने भी टर्म्स हैं सबको डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए ये वाला यहाँ तक डिस्क्राइब है, ये हम लोग कहते हैं मोस्टली इंडिजिनस क्रॉप दैट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रीजन। अब देखिए मेनी सच डैश क्रॉप्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, कह रहा कि इस तरह के बहुत से डैश क्रॉप जो हैं वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। कह रहा कि ये सब जो है, कह रहा कि पहले और भी थे, ये अभी 2-3 नाम बताया गया है, भिंडी का नाम बताया गया है, चावल का नाम बताया गया है, मक्के का नाम बताया गया है, और भी थे, बहुत सारे थे, इस तरह के बहुत सारे क्रॉप थे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गए, अब वो नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो वही कह रहा है मेनी सच डैश क्रॉप्स, मेनी सच डैश क्रॉप्स। अब देखिए क्रॉप आपका नाउन है, ये क्रॉप नाउन है, अगर ये नाउन है तो यहां पर हमको क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना, सब आपका एडजेक्टिव ही है, सब एडजेक्टिव है। अब देखिए शुरू में क्या कहा गया था, शुरू में कहा गया था कि ये सारे जो क्रॉप है ये आपके इंडिजिनस हैं, देसी क्रॉप हैं, ठीक है ना, और देसी को ही हम लोग कहते हैं नेटिव कहा जाता है, नेटिव। तो कह रहा है कि मेनी सच डैश क्रॉप, ये ग्लोबल तो है नहीं, देखिए बात क्या कि ग्लोबल तो है नहीं, ये आपका क्या है, इंडिया की बात हो रही है, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तो ग्लोबल वाला आपका खत्म हो गया, ग्लोबल खत्म हो गया तो फॉरेन खत्म हो गया। सच कह रहा है, सच मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब किस प्रकार, ये सारे जो अभी बतलाए गए हैं, ऊपर लाए गए हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो ऊपर में तो ये तो फॉरेन और ग्लोबल, इसके बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, और ये न्यू कहा जा रहा है, न्यू तो आपका ऐसे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो आपका क्या होगा, नेटिव हो जाएगा। ये जो नेटिव, इस तरह के बहुत से इस तरह के नेटिव क्रॉप हैं, नेटिव का मतलब यही होता है जो मूल होता है, जैसे नेटिव पीपल कहा जाता है, ठीक है ना, तो जो मूल लोग, मूल चीज होते हैं, जो इंडिजिनस होते हैं, उनको नेटिव कहा जाता है। और कह रहा कि मेनी सच नेटिव क्रॉप्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, इस तरह के बहुत से नेटिव क्रॉप्स जो हैं अब वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए, कुछ बचे हुए हैं और बहुत सारे क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। क्लियर है, आगे देखिए, देखिए एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट जो होता है वेनिस, इसका होता है डिस्ट्रॉय, विलुप्त हो जाना, जैसे कि नाउ डेज डायनासोर्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कह रहा है कि इन दिनों क्या है, डायनासोर क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब कह रहा है एक्सटिंक्ट, मेनी मोर आर ऑन द ब्रिंक, कह रहा है कि मेनी मोर आर ऑन द ब्रिंक। अब देखिए ये जो ब्रिंक लिखा हुआ, ऑन द ब्रिंक, ये एक फ्रेज है। ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है के कगार पर, जैसे कहते हैं ना कि ये टीम हारने के कगार पर है, वह आदमी मरने के कगार पर है, तो ये कगार मतलब जस्ट होने वाला है, जो चीज अबाउट टू हैपन। कगार का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, तो ऑन द ब्रिंक का अर्थ होता है किसी भी चीज के होने के कगार पर। तो कह रहा है कि बहुत से क्रॉप जो हैं, इस तरह के नेटिव क्रॉप, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और बहुत से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। बट, लेकिन, बट विथ इंडियन हाउस होल्ड्स, बट विथ इंडियन हाउस होल्ड्स। अब देखिए बट लिखा हुआ है और उसके बाद देखिए यहां पर ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन में देखिए आपका सबका सब वर्ब लिखा हुआ है, सबका सब वर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर जो वर्ब आएगा वो वर्ब इसके अनुसार तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहां पर वर्ब आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ब्लैंक में जो है यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही आएगा, और ये वर्ब इसके अनुसार नहीं आ सकता है, क्योंकि विथ आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका विथ जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ ही नहीं सकता है। क्लियर है, तो इसका सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट आगे लिखा होगा, कहीं ना कहीं आगे लिखा होगा, ठीक है ना। अब देखिए विथ इंडियन हाउस होल्ड्स डैश मोर कंसस, अब मोर कंसस आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इसके अनुसार आएगा नहीं। अबाउट प्रीपोजिशन है, हेल्दी ईटिंग, इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार भी नहीं आएगा। एंड नेचुरल, एंड द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड। अब देखिए ये जो
अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट का एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एंड से जुड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये दोनों आपका यहां पर क्या हो गया, ये दोनों आपका यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहां पर जो वर्ब आएगा वो वर्ब का सब्जेक्ट अभी तक हमको नहीं मिला है, अभी तक सब्जेक्ट नहीं है। फिर से एक बात समझिए, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो ही नहीं सकता है। ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है। ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां तक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट अभी तक हमको नहीं मिला है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, डैश अमंग बोथ कंज्यूमर एंड डैश अमंग बोथ कंज्यूमर एंड फार्मर इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। अब देखिए एक वर्ब यहां पर ये भी लिखा हुआ है, इज इंक्रीजिंग, ये वाला पोर्शन देखिए यहां पर ये वर्ब लिखा हुआ है, यहां पर ये वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर होगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर होगा, ये वाला जो लिखा हुआ है इस वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर है, डैश अमंग देम। अब देखिए एक बात और समझिएगा, ये अमंग आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट जब भी होगा तो यहां पर होगा, इस वर्ब का सब, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार ये वर्ब आ ही नहीं सकता है, इसके अनुसार ये वर्ब आ ही नहीं सकता क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट जब भी होगा तो कहां होगा, यहां होगा। तो अगर यहां पर सब्जेक्ट होगा इस वर्ब का सब्जेक्ट, तो यहां पर जो ये वर्ब आ रहा है उस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, तो इसका मतलब यहां पर जो वर्ब आएगा उस वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो कोई ऐसा वर्ब होगा जो कि बिना सब्जेक्ट के भी काम चला सकता है, तो वो वर्ब कौन सा होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से डिपेंडेंट नहीं होता है। आप पढ़े हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के भी यूज हो सकता है, यानी सब्जेक्ट पर उसका असर, सब्जेक्ट का उस पर असर नहीं होता है। तो यहां पर जो चौथा ऑप्शन होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब ही आ सकता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन होता है, या तो V3 होता है या नहीं तो V4 होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब या तो V3 होता है या नहीं तो V4 होता है। तो आपका यहां पर क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला। अब समझिए, कह रहा है कि बट विथ इंडियन हाउस होल्ड्स, कह रहा है कि इंडियन चीजें बिकमिंग मोर कंसस, ये जो घर की चीजें हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग अब क्या हो गए हैं, ज्यादा कंसस हो गए हैं अबाउट हेल्थ ईटिंग एंड द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड। कह रहा है कि लोकल फूड खाना और हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छे फूड को खाने के संदर्भ में ये ज्यादा कंसस हो गए हैं, ये ज्यादा कंसस हो गए हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिकमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डैश अमंग बोथ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कि डैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किसके बीच में इंक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर और फार्मर के बीच में डैश इंक्रीज हो रहा है। अब क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, ये खाने के बारे में बात हो रही है, खाने के बारे में बात हो रही है, तो क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या होगा, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, डर बैठ रहा है, नहीं डैश क्या हो रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ रही है इन लोगों के बीच में कि अब हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे। देखते हैं लोग अब हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड खाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब जागरूकता बढ़ गई है लोगों के बीच में, इन सब चीज के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि बढ़ गई है, नहीं, भय बढ़ गया है, एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ गया है, नहीं, अब जागरूकता बढ़ गई है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, लोकल फूड खाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए इनके बीच में क्या हो गई है, कंज्यूमर और फार्मर के बीच में, किसान भी अब लोकल उगाने लगे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के प्रति क्या हो गया है, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ गई है। ऑन द ब्रिंक, के कगार पर, ब्लैक डियर आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, काला हिरन जो है एक्सटिंक्शन के कगार पर है। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर की चीजें, आइटम्स रिलेटेड टू अ हाउस। कंसस का मतलब होता है सचेत, सावधान, लोग अब कंसस हो गए हैं। एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, डर, चिंता, वरी, ट्रेपिडिशन, एंग्जाइटी और कंसर्न, ये सब होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। अब एक बात और समझ लीजिए, ठीक है ना, ये आपका क्लोज टेस्ट है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, सबको एक बार देख लीजिएगा। रेड ओकरा फ्रॉम कर्नाटक, ब्लैक राइस फ्रॉम गुजरात एंड कॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु, व्हाट यू वुड डिस्क्राइब एज एक्सोटिक वैरायटी ऑफ फूड टुडे आर,
today are mostly indigenous crops that are belong to a specific region. Many such native crops have gone extinct. Many more are on the brink. But with Indian households becoming more conscious about healthy eating and the natural benefits of consuming local food, awareness among both consumers and farmers is increasing. ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्लोज टेस्ट, ये आपका क्लोज टेस्ट है। तो देखिए हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो यहाँ पर आपको सब चीज़ डिटेल में ही मिलेगा, चाहे आप ये क्लोज टेस्ट देखिए या कोई भी सीरीज़ देखिए। हमारा रात में 9:30 बजे एक एसएससी के लिए डेडिकेटेड एक सीरीज चलता है, वो लाइव चलता है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं, रात में 9:30 बजे आप वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्लोज टेस्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुआ करता है, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट को हम लोग इसी तरह डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।